डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल BPSC 101। इसका हम सेकंड पार्ट आज करने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थियरी के बारे में। इसका ऑलरेडी मैं एक पार्ट अपलोड कर चुकी हूँ, वो आप लोग देख लेना जाके। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा 3 घंटे का टाइम है और 100 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। टोटल आपको 5 क्वेश्चन करने हैं और हर क्वेश्चन जो है आपका 20 नंबर का होने वाला है। तो मैं इसका एक पार्ट जो ऑलरेडी आप देख सकते हो जाके चैनल पर, इसका सेकंड पार्ट आज बात करने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो एक एक करके फटाफट से लेते हैं, चलिए। इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है वो ल्योटार्ड के बारे में है। ल्योटार्ड के अनुसार उत्तर आधुनिकतावाद क्या है। या तो ये क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि उत्तर आधुनिकतावाद पर ल्योटार्ड के जो विचार हैं उनका परीक्षण कीजिए। ठीक है, परीक्षण कीजिए, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है आपसे, बट आंसर वही रहेगा जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अपना इंट्रोडक्शन लिखेंगे। गॉट इट। इंट्रोडक्शन में लिखेंगे कि उत्तर आधुनिकतावाद जो पोस्ट मॉडर्निज्म है वो 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उभरा था। कौन सी शताब्दी? 20वीं शताब्दी में उभरा। एक क्या था? एक बौद्धिक आंदोलन था। ये बौद्धिक आंदोलन जो आधुनिकतावाद की जो धारणाएं थी, धारणाओं, विश्वासों और उनकी जो संस्थाएं थी उन पर सवाल उठाता है। ठीक है। जीन फ्रांकोइस ल्योटार्ड जो हैं वो फ्रांस के एक बहुत ही प्रसिद्ध दार्शनिक रहे हैं, जिन्होंने उत्तर आधुनिक विचारधारा के जो प्रमुख चिंतक के रूप में उनको जाना जाता है। ठीक है, फिलोसोफर हैं ये। उनकी जो मेन जो राइटिंग्स रही हैं वो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, आप लोग याद कर लेना उसको, जिसका नाम है द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन अ रिपोर्ट ऑफ नॉलेज 1970 में। उत्तर आधुनिक विचारधारा की ये एक आधारशिला मानी जाती है। गॉट इट। अब जो ल्योटार्ड की जो परिभाषा है उत्तर आधुनिकतावाद के बारे में, तो उसकी बात कर लेंगे हम। परिभाषा लिख देती हूँ मैं खाली, बस आपको ये लिखना है कि ल्योटार्ड की उत्तर आधुनिकतावाद के बारे में क्या परिभाषा है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ परिभाषा लिख रही हूँ, आपको पूरा लाइन लिखना है। तो ल्योटार्ड जो है उन्होंने उत्तर आधुनिकता को एक तरह से महाख्यानों मतलब जो मेटा नैरेटिव्स बोलते हैं जिसको, उसके प्रति एक विश्वास के रूप में इन्होंने इस चीज़ को परिभाषित किया है। अब महाख्यान वो व्यापक कथाएं थी, कथाएं तो होती है ना, कथाएं थी या विचारधाराएं थी, ठीक है, जो समाज में ज्ञान, प्रगति और इतिहास को एक सार्वभौमिक दृष्टिकोण से समझाने का क्या करती है? दावा करती है। ठीक है, जैसे प्रगति का विचार हो गया, प्रगति का विचार, या मार्क्सवाद, ठीक है, उदारवाद की हम बात कर लेते हैं, और विज्ञान की सर्वोच्चता, इन्हीं के बारे में तो बात की जाती है ना। ठीक है। अब ल्योटार्ड ये मानते थे कि अब लोग इन बड़े बड़े दावों पर क्या विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि वे अनुभवों और सच्चाइयों को एक ही ढांचे से बांधने की कोशिश करते हैं। मतलब उनके अपने अनुभव, जो हर इंसान अपने अनुभव से सीखता है ना, वो जो सच है उसके अनुसार ही वो हर चीज़ को देखते हैं, समझते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन उत्तर आधुनिक काल में क्या था कि लोग विविधता हो गया, असहमति हो गया, स्थानीयता हो गया और व्यक्तिगत अनुभवों को ज़्यादा महत्व देने लगे थे। ठीक है। सेकंड पॉइंट हम लिखेंगे ज्ञान और भाषा का संबंध। ल्योटार्ड जो मानते थे कि ज्ञान जो है ना वो अब एक प्रदर्शन की चीज़ रह गई है बस। ठीक है, यानी वो ज्ञान जो काम आता है ना वो तकनीकी रूप से उपयोगी है। मतलब वो ज्ञान जो काम आ सकता है वो तो टेक्निकल रूप से यूज़फुल है, वहीं वो स्वीकार्य भी है। ठीक है, लेकिन ज्ञान को बाजार और प्रौद्योगिकी के हिसाब से आंका जाने लगा था। उन्होंने कहा कि जो उत्तर आधुनिक समाज है उसमें ज्ञान का उद्देश्य क्या होना चाहिए? सत्य को खोजना नहीं होना चाहिए, बल्कि ज्ञान को उपयोगी बनाना। ठीक है, ये होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि भाषा जो है ना, भाषा भी अनेक अलग अलग
एक लैंग्वेज गेम होता है। ये हर व्यक्ति या जो समूह है, समूह की भाषा और संदर्भ अलग अलग होते हैं, इसलिए कोई एक सार्वभौमिक सत्य नहीं हो सकता। भाषा, हर कथन को उसके संदर्भ में ही समझना चाहिए, भाषा के आधार पर उसका मतलब नहीं निकालना चाहिए। थर्ड लिखेंगे राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव। लुटायत की जो सोच थी ना, वो राजनीतिक दृष्टि से वो ये अर्थ निकालता है कि अब एक ही विचारधारा या फिर व्यवस्था जो है वो सभी पर जो थोपना है वो ठीक नहीं है। समाज में अलग अलग आवाज़ें होती हैं, पहचान होती हैं, सबके अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं, जैसे दलित हो गया और महिलाएं हो गई, ठीक है, आदिवासी लोग हो गए और ये सारे लोग हो गए। इन सभी की आवाज़ सुनी जानी चाहिए। और उत्तर आधुनिकतावाद जो है वो विविधता, बहुलता, असहमति, इन चीज़ों को स्वीकार करता है। इसके बाद हम आलोचना लिखेंगे। तो आलोचना में आप क्या लिखेंगे कि जो लुटायत की विचारधारा ना, कुछ लोगों ने आलोचना का शिकार भी बनाया इस विचारधारा ने। उनका ये कहना है कि अगर हर चीज़ को संदिग्ध मान लिया जाएगा, संदिग्ध मतलब कि अगर उसको संदेह की दृष्टि से देखा जाएगा तो, और किसी भी सत्य को स्वीकार ना किया जाए, तो समाज में क्या होगा? अराजकता फैलेगी, है ना, अराजकता फैल जाएगी। इसके अलावा जो वैज्ञानिक और नैतिक प्रगति होती है ना, उसको पूरी तरह से नकारना भी एक सीमित दृष्टिकोण, मतलब नैरो माइंडनेस की एक जो थिंकिंग होती है ना, उसके रूप में माना जाएगा। इसके बाद आप लोग निष्कर्ष लिख देना और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो निष्कर्ष में आप लिखेंगे कि जो लुटायत हैं उनके अनुसार जो उत्तर आधुनिक विचार हैं, उन्होंने हमें ये सोचने पर मजबूर किया कि हम ज्ञान के आधार पर समाज, ठीक है, और सच्चाई को किस तरह से हम लोग समझते हैं। इन्होंने ये भी स्पष्ट कर किया कि अब कोई एक ऐसा सार्वभौमिक सत्य नहीं है, बल्कि अनेक छोटे छोटे सत्य होते हैं, ठीक है, जो अलग अलग लोगों के अनुभवों से जुड़े होते हैं। हर इंसान का अपना एक अनुभव होता है, अपने अनुभवों से उसके अपने सत्यता, अपने विश्वास बनते हैं। तो उनकी सोच जो थी ना, उस सोच ने समाज को ज़्यादा लोकतांत्रिक, बहुलतावादी और समावेशी बनाने में मदद करी। बस इतना सा निष्कर्ष लिखते हैं ना। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात करने वाले हैं 2 टिप्पणियों के बारे में, ठीक है, जो आपको 250 शब्दों में लिखनी है। तो इसमें कल्याणवाद और वैज्ञानिक समाजवाद की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कल्याणवाद की। कल्याणवाद एक ऐसी राजनीतिक और सामाजिक अवधारणा है, ठीक है, ये सब अवधारणाएं हैं जिसमें राज्य जो है वो अपने नागरिकों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण की जिम्मेदारी लेता है। इसका उद्देश्य होता है समाज में न्यूनतम जीवन स्तर, समान अवसर और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना, ठीक है। और कल्याणकारी राज्य जो होता है, जो वेलफेयर स्टेट होती हैं, उनका मूल विचार ये होता है कि सरकार केवल कानूनी व्यवस्था को बनाए रखने और रक्षा करने तक ही सीमित ना रहे, बल्कि नागरिकों की शिक्षा, उनका स्वास्थ्य, रोजगार, ठीक है, और उनकी जो सामाजिक सुरक्षा है उसका भी ध्यान रखें। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप में जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा थी उसने वो काफ़ी फेमस हो गई थी। अब ब्रिटेन में जो बेवरीज रिपोर्ट आई थी 1942 में, ठीक है, उसने कल्याणकारी राज्य की नींव रखी। इसमें क्या था, जो गरीब लोग थे, बेरोजगार थे, बीमार थे, शिक्षा की कमी थी और जो सामाजिक असमानता थे, ये 5 मुख्य ऐसे खतरे थे जिनसे लड़ने की वहाँ पर बात की गई थी। अब जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि जो कल्याणवादी नीति जो होती हैं उसके तहत जो सरकारें गरीबों को अनुदान देंगी, ठीक है, सरकारी गरीबों को अनुदान देती हैं, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देती हैं और निःशुल्क या फिर जितनी भी सस्ती स्वास्थ्य सुविधाएं होती हैं शिक्षा वो प्रदान की जाती है और शिक्षा के अवसर प्रदान करती है। इसके साथ साथ जो वृद्धावस्था पेंशन होती है, इस तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं, ठीक है। हालांकि जो कल्याणवाद की जो आलोचना भी की जाती है कई जगह पर, आलोचक ये भी कहते हैं कि इससे जो है एक तरह से टैक्स, कर का भार जो है वो बढ़ जाता है।
सरकारी खर्च जो है वो उसमें वृद्धि हो जाती है, ज़्यादा सरकारी जो पैसा होता है उसको खर्च करना पड़ता है, और नागरिकों में एक तरह से आत्मनिर्भरता की कमी करता है। आत्मनिर्भरता की भावना जो होती है वो घटती है। फिर भी कल्याणवाद आज का जो लोकतांत्रिक समाज है उसमें एक महत्वपूर्ण और एक विशेषता बन चुका है। ये राज्य और नागरिकों के बीच जो उत्तरदायित्व और जो सहभागिता होती है ना, उस पर आधारित जो संबंध है उसको मजबूत करता है। ये हमारा कल्याणवाद हो गया। अब हम बात करेंगे वैज्ञानिक समाजवाद की। वैज्ञानिक समाजवाद की हम लोग बात कर लेते हैं। वैज्ञानिक समाजवाद जो है कार्ल मार्क्स और जो फ्रेडरिक एंगल्स उनके द्वारा एक समाजवाद का वो रूप बताया गया है, जो एक तो तर्क हो गया और ऐतिहासिक विश्लेषण और वैज्ञानिक पद्धति, ठीक है, वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है इनका ये जो समाजवाद है। और ये विचारधारा जो है ये पूंजीवाद की आलोचना करता है, ठीक है, और एक ऐसे समाज की कल्पना करता है जो वर्गहीन होगा। वर्गहीन मतलब जिस समाज में कोई वर्ग ना हो, कास्ट ना, कम्युनिटी ना हो, शोषण मुक्त और समानता मूलक समाज की ये कल्पना करते हैं। मार्क्स ने क्या किया है, मार्क्स जो है इन्होंने ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत के माध्यम से ये बताया कि इतिहास का जो विकास है ना वो आर्थिक शक्तियों के संघर्ष से हुआ है, ठीक है। समाज में हर चरण के लोग होते हैं, जैसे दास प्रथा हो गई, सामंतवाद हो गया, पूंजीवाद हो गया। इनमें होता क्या है कि इनमें वर्ग संघर्ष चलता रहता है, ठीक है। वैज्ञानिक समाजवाद के अनुसार पूंजीवाद का अगर अंत होता है तो समाजवाद की स्थापना जो है वो कंपल्सरी हो जाएगी, क्योंकि ये एक वैज्ञानिक ऐतिहासिक प्रक्रिया हो जाती है, ठीक है। और इनकी जो विचारधारा है, मार्क्सवाद की जो विचारधारा है, इसका उद्देश्य होता है कि एक वर्ग विशेष को ही सारी फैसिलिटी ना दी जाए, ठीक है, एक वर्ग विशेष को ही सारी सुविधाएं ना दी जाए, बल्कि सभी वर्गों के हितों में काम करना चाहिए। इसमें जैसे उत्पादन के साधन हो गए, उत्पादन के साधनों में क्या क्या आता है, ज़मीन हो गए, कारखाने और मशीनें, ठीक है। इनका जो इन पर सामूहिक स्वामित्व होता है, और उत्पादन जो होता है वो समाज की आवश्यकता के अनुसार होता है, समाज की आवश्यकताओं के अनुसार, ना कि लाभ के अनुसार, ठीक है। अब वैज्ञानिक समाजवाद को काल्पनिक समाजवाद से थोड़ा सा अलग माना जाता है, क्योंकि ये जो समाज है ना ये किसी आदर्श स्थिति का सपना नहीं देखता है, आदर्श स्थिति के बारे में बात नहीं करता है, ना ही सपना देखता है, बल्कि समाज का जो एक ठोस विश्लेषण पर आधारित है। सोवियत संघ हो गया, ठीक है, चाइना हो गया और क्यूबा, इन देशों ने इसी विचारधारा पर आधारित समाजवादी शासन की स्थापना हुई। हालांकि व्यवहार में इनमें कई कमियां भी देखी गई हैं, फिर भी वैज्ञानिक समाजवाद आज भी समाज में आर्थिक असमानता हो गया, ठीक है, और जो शोषण के विरुद्ध एक सशक्त जो वैचारिक उपकरण के रूप में देखा जा सकता है। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उदारवाद और न उदारवाद, इस पर भी आपसे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। शॉर्ट नोट भी आ जाता है, इस पर बड़ा क्वेश्चन भी आ जाता है, तो हम यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन करने वाले हैं जो हमारा 20 नंबर का है कि उदारवाद और न उदारवाद के मध्य भेद, इनके बीच में डिफरेंसेस बताने हैं आपने कि क्या इनके बीच में क्या असमानताएं थी, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में लिखेंगे हम उदारवाद लिबरलिज्म और न उदारवाद न्यू लिबरलिज्म, दोनों ही जो है राजनीतिक और आर्थिक विचारधाराएं हैं, ठीक है, राजनीतिक और आर्थिक विचारधाराएं हैं ये दोनों, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं, ठीक है, और खुली अर्थव्यवस्था और सीमित सरकार पर बल देती है। हालांकि इन दोनों के बीच में समय, उद्देश्य और जो इनकी कार्य प्रणाली है इसके आधार पर काफ़ी सारे अंतर भी हैं, बट हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि उदारवाद क्या है, ठीक है। उदारवाद के बारे में उदारवाद एक ऐसी विचारधारा है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता, न्याय, समानता
और लोकतंत्र में विश्वास रखती है। ये मानती है कि हर व्यक्ति को बोलने की, सोचने की, काम करने की और संपत्ति रखने की आज़ादी होनी चाहिए। ठीक है। अब राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें, राजनीतिक दृष्टिकोण से उदारवाद जो है वो लोकतंत्र, मानवाधिकार, ठीक है, बहुलवाद और कानून के शासन को महत्व देता है, ये राजनीतिक दृष्टि से। और अगर हम आर्थिक दृष्टि से बात करें तो ये बाजार की स्वतंत्रता का समर्थन करता है, बाजार की स्वतंत्रता। ठीक है। लेकिन ये इसके साथ साथ ये भी मानता है कि सरकार की जिम्मेदारी मानता है कि समाज के जो कमज़ोर वर्ग हैं, ठीक है, उनकी मदद करे और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करे। ठीक है, सामाजिक न्याय उसको क्या करे, सुनिश्चित करे। ठीक है। अब उदारवाद के हम प्रमुख रूप देख लेते हैं। इससे पहला है इसके उदारवाद के हम दो रूपों की बात करेंगे, दो प्रमुख रूप हैं इसके, शास्त्रीय उदारवाद और आधुनिक उदारवाद। शास्त्रीय उदारवाद जो था वो 18वीं से 19वीं सदी में विकसित हुआ। इसमें सरकार को कम से कम हस्तक्षेप करने के बारे में बात की गई है, मतलब सरकार को सबसे कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। आधुनिक उदारवाद की अगर हम बात करें तो ये 20वीं सदी में उभरा और इसमें सरकार को समाज में समानता, कल्याण, ठीक है, ये सारी चीज़ें लाने के लिए सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे नव उदारवाद की। ये नव उदारवाद क्या है, नव उदारवाद, ठीक है, इसके बात कर लेते हैं। तो नव उदारवाद क्या था? नव उदारवाद जो था ये 1970 में के बाद एक ऐसा सिद्धांत था, या फिर ये बोल सकते हो कि नव उदारवाद 1970 के दशक के बाद विकसित हुआ एक आर्थिक सिद्धांत है, आर्थिक सिद्धांत। अब उदारवादियों का ये मानना है कि भैया सरकार की जो भूमिका होती है ना उसको न्यूनतम कर देना चाहिए और जो बाज़ार है उनको पूरी तरह से स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। ठीक है, बाज़ारों की स्वतंत्रता की बात करते हैं। इस विचारधारा के अनुसार जो निजीकरण है, ठीक है, निजीकरण हो गया, निजी पूंजी निवेश हो गया, वैश्वीकरण हो गया, ठीक है, और सरकारी नियंत्रण यानी जिन चीज़ों पर सरकार का नियंत्रण होता है इन चीज़ों की क्या होनी चाहिए, समाप्ति होनी चाहिए। और समाप्ति होने से क्या होगा, देश की अर्थव्यवस्था जो है वो तेज़ी से बढ़ेगी, ये इनका मानना है। अब इनकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनके बारे में अगर हम बात करें, प्रमुख विशेषताओं के बारे में, तो सबसे पहला पॉइंट हम लिखेंगे। तो इनकी विशेषताओं की अगर हम बात करें एक एक करके, तो ये बोलते हैं कि सरकारी कंपनियों की जो भागीदारी है या निजीकरण है, सरकारी कंपनियों का निजीकरण होना चाहिए। व्यापार पर जो नियंत्रण है, सरकार का जो नियंत्रण है उसको हटाना चाहिए। करों में कटौती हो और जो विदेशी निवेश है उसको बढ़ावा देना। और इसके साथ साथ लास्ट पॉइंट हमारा कल्याणकारी योजनाओं में कटौती। ठीक है, तो नव उदारवाद की नीति जो है वो अमेरिका और ब्रिटेन कितना गंदा लिखा है मैंने, ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन में रोनाल्ड रीगन और मार्गरेट थैचर द्वारा इन्होंने शुरू की गई थी। भारत में आर्थिक सुधारों के साथ साथ जो नव उदारवाद था वो 1991 में लागू हुआ। इसके बाद हम लिख देंगे यहाँ पर अपना निष्कर्ष में क्या लिखेंगे कि उदारवाद और नव उदारवाद दोनों ही जो है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर विश्वास करते हैं, लेकिन दोनों की जो प्राथमिकताएं हैं वो अलग अलग हैं। उदारवाद जो है जहां आर्थिक स्वतंत्रता के साथ साथ सामाजिक न्याय और सरकारी जिम्मेदारी को ज़रूरी मानता है, वहीं पर नव उदारवाद जो है वो केवल आर्थिक विकास, ठीक है, आर्थिक विकास कहाँ पर है, हमने अभी बात की थी, आर्थिक विकास, खुली अर्थव्यवस्था और जो मानते हैं अब उनका जो आर्थिक सिद्धांत है, ठीक है, उन पर बात करते हैं। आज के जो ग्लोबल युग में जो इन दोनों विचारधाराओं का जो एक तरह से संतुलन बनाना बहुत ज़रूरी है, ताकि विकास के साथ साथ जो सामाजिक समानताएं हैं, न्याय है, उनको सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
टेक केयर, बाय बाय।